नमस्कार। आप सभी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से आज के वेबिनार सीरीज में स्वागत करता हूं। मैं पराग शर्मा, वर्तमान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रस्तुति प्रबंधक, और इससे पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में कलाकार और साथ ही मंच प्रबंधक के रूप में कई साल काम करने का अनुभव है। आज हम बात करेंगे प्रस्तुति प्रबंधन के बारे में। प्रस्तुति प्रबंधन देखें तो एक बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि एक नाट्य मंचन में जितने भी विधाएं हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रस्तुति प्रबंधन उन सभी डिपार्टमेंट के साथ सम्मिलित होकर एक अंतिम पर्याय तक पहुंचते हैं। एक नाटक का मंचन रोमांचक हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, आनंददायक हो सकता है, और दूसरी ओर एक दूसरा नाटक बहुत थकावट भरा हो, निराशाजनक हो सकता है। लेकिन एक अच्छा प्रबंधन दल संभावित रूप से अव्यवस्थित प्रस्तुति को भी एक अच्छा प्रस्तुति में बदल कर उसका सफल मंचायन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक प्रबंधन दल एक प्रस्तुति को सही तरीके से चलाकर उसके लक्ष्य तक लेकर जा सकता है और उसको सबके लिए एक सुखकर अनुभूति प्रदान कर सकते हैं। प्रबंधन को हम अगर देखें तो हम व्यक्तिगत जीवन में भी देख सकते हैं। अगर सहजता से उसको समझने की कोशिश करें तो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम दैनंदिन जीवन में खुद अपना कोई भी आज के दिन में कोई भी कार्य अगर करना है तो उसके लिए हम अपने आप को अपने पहले सोचते हैं कि ये काम इस समय में मुझे करना है, फिर उस काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं और उसमें जो जो लोगों की ज़रूरत है या जिसके साथ भी मिलकर वो काम कंप्लीट करना है तो उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ संपर्क करते हैं और अल्टीमेटली समय पर उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो हम अगर अपने आप को भी देखें तो हम दैनंदिन जीवन में हम एक खुद भी एक व्यक्तिगत प्रबंधन का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे कोई एक प्रबंधन कोई नया चीज नहीं है जो आपके साथ कभी हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो विश्व में जो महामारी आई है उसमें स्वास्थ्य विभाग और सरकार, पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग इसके प्रबंधन में लगे हैं। अब शायद हम एक तरह से जो हम दैनंदिन जीवन में हम देख पा रहे हैं कि एक प्रबंधन जो आप हर समय किसी इंफॉर्मेशन के लिए इंतजार करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये सारी महामारी में आप ना आए। तो ये सुचारू रूप से चलने के लिए एक प्रबंधन का तरीका है जिसमें अलग अलग विभाग जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। उसमें सभी डॉक्टरों से लेकर डॉक्टर, नर्स, पुलिस तथा मिनिस्ट्री, सेक्रेटरीट,
सब लोग इसको सुचारू रूप से चलने के लिए और सही इंफॉर्मेशन समय पर भेजने के लिए वो लोग तत्पर होते हैं, ताकि इसका एक सही प्रबंधन हो सके। अभी हम अगर नाट्य प्रस्तुति की बात करें, तो एक नाट्य प्रस्तुति या कोई भी चीज का अगर प्रबंधन करना हो तो हमें क्या बेसिकली करना है। मैनेजमेंट या प्रबंधन एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस के तहत आप लक्ष्य तक जाने का एक रास्ता है, और वहां तक पहुंचने के लिए आप अलग अलग तरीके से उसको विधिवत तरीके से आप सोचते हैं। जैसे आप प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसमें जो भी लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों की ज़रूरत है उनको आप एकत्रित करते हैं, और फिर उसका सुपरविजन और उसका कंट्रोलिंग करते हैं। प्रबंधन ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत आप कोई भी चीज को आप सोचते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप डिस्कस करते हैं। क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट में स्लाइड को एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे। एक बार बात करिए। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्लानिंग में आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिस्कशन करते हैं और उसका एक गोल तय करते हैं कि आप अंतिम लक्ष्य आपका क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आप उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका जो भी टाइम है उसको शेड्यूलिंग करना, उसमें फंड क्या पैसों की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद सही व्यक्ति को सही स्थान पर आप इन्वॉल्व करते हैं। और एज ए प्रस्तुति प्रबंधक उस प्रस्तुति में जो भी काम कर रहे हैं उस प्रस्तुति को सुपरवाइज करना और उन बजट को कंट्रोल करना। इसमें मूल लक्ष्य ये होता है कि आप अपने जो रिसोर्सेस है उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और भरपूर इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपको उसके बाहर और भी चीज़ें अगर ज़रूरत है तो बाकी आपके रिसोर्स धन जितना है उसके साथ साथ आप चलते हैं। तो ये मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट, एक तो आप जो काम करने जा रहे हैं, जो लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका सारे विधा में जितने भी अलग अलग एक्सपर्टाइज के लोग हैं, अलग अलग अनुभव के लोग हैं, अलग अलग कार्य के लोग हैं, उनको उनके अंदर एक स्मूथ फंक्शनिंग, उनको सही संचालन मैनेजमेंट के जरिए होता है। आपको सही सही इंफॉर्मेशन, सही सही चीज़ों का उपलब्ध कराना मैनेजमेंट का काम है, उस जरिए वो स्मूथ फंक्शनिंग होता है।
एफिशिएंसी बढ़ता है, मेंटेन हेल्थी एटमॉस्फेयर, क्रिएट आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर। आप एक नाट्य प्रस्तुति करने जाते हैं तो उसको किस तरह का माहौल के जरूरत होता है, आप उस माहौल को तैयार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोई आम प्रस्तुति नहीं है, आम कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके लिए आप क्योंकि सभी लोग क्रिएटिव लोग हैं, तो क्रिएटिव लोगों के लिए उस क्रिएशन की जगह पे हमेशा एक ऐसा वातावरण की जरूरत पड़ता है ताकि उनको सूक्ष्म दृष्टि से वो लोग देख पाए और उस काम को करने में उनको सुविधा हो। मैनेजमेंट के जरिए आपका समय आप सही उपयोग कर सकते हैं, पैसों का आप सही संतुलन सही इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसका सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद करता है और साथ में जितने भी आपका उलझन है और जो भी लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर है वो प्रेशर आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये नाट्य प्रस्तुति है, उसमें अलग अलग विधा आपके पास आता है, उसमें एक्टर्स इन्वॉल्व होता है, अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर होता है जिसको मैनेजमेंट के माध्यम से एक निर्देशक को या कोई भी क्रिएटिव आदमी को, कोई डिजाइनर को शायद वो सारी चीजें देख ना पाया हो, बट एक मैनेजमेंट टीम को वो सारी चीज बखूबी से दिख जाता है, अच्छे प्रबंधन टीम को, कि क्या क्या उसमें रिस्क फैक्टर है, किसको कैसे कम किया जा सकता है या किस उस रिस्क फैक्टर को कैसे वहां से गायब किया जा सकता है। ये जो नाटक है एक प्रस्तुति है, प्रस्तुति कौन इसमें क्रिएटर है और इसमें क्या क्या जरूरत है उसके बारे में अगर बात करें तो फिर हमें चीजें और क्लियर हो जाएगा कि एक नाटक एक प्रस्तुति के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। सर्वप्रथम एक स्क्रिप्ट, नहीं तो एक प्लेराइट की जरूरत है जो आपका एक तरह से बेस है जिसके ऊपर चलकर आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। उसमें जैसे इससे पहले भी आपने डिवाइस प्रोडक्शन और बाकी प्रोडक्शन के बारे में आपने सुना है कि उन सारे डिवाइस प्रोडक्शन में हो सकता है कोई एक थीम है उसको इम्प्रोवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, बट फिर भी वहाँ पे भी एक प्लेराइट या एक अंतिम रूप में एक स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है जो प्लेराइट के जरिए हो या एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट के जरिए हो, उसको अपने पास रखते हैं और सभी उसको फॉलो करते हैं। फिर एक डायरेक्टर, एक निर्देशक जो इस नाट्य प्रस्तुति को संपूर्ण तरीके से एक रूप देंगे और इसका जो भी डिसीजन है वो निर्देशक का होगा। उनके साथ डिजाइनर्स होंगे जो भी इसमें विजुअल्स या और भी अदर चीज़ों की ज़रूरत है वो डिजाइनर के साथ मिलकर एक डायरेक्टर अपने सपनों को साकार करेंगे और उसमें भी डिजाइनर्स का जो भी चीज़ें डिजाइन क्रिएटिव चीज़ें हैं उसमें भी डिसीजन डायरेक्टर का अंतिम निर्णय होता है। फिर आपको एक्टर्स की ज़रूरत है इसको परफॉर्मेंस करने के लिए, साथ में म्यूजिशियन, सिंगर, अगर लाइव परफॉर्मेंस है तो आपको म्यूजिशियन की ज़रूरत पड़ेंगे। फिर टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेंगे जो टेक्नीशियन आपका सारी जो व्यवस्था है, सारी जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उसको एक अंतिम रूप देंगे, उसको साक्षात रूप देंगे। फिर आपको इस प्रस्तुति के लिए आपको एक परफॉर्मेंस स्पेस की ज़रूरत पड़ेंगे या ऑडिटोरियम की ज़रूरत पड़ेंगे और उसके साथ आपको पब्लिसिटी करना है जो एक प्रबंधन टीम को पब्लिसिटी, क्योंकि दर्शकों के सामने
अल्टीमेटली उस प्रस्तुति को ले जाना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम है कि आप पब्लिसिटी के जरिए दर्शक तक जाएंगे, फिर आपके सामने दर्शक आएंगे। इन सारे लोगों को एक ही सूत्र में बांधकर इसके जो भी मुद्रा या फंड की जरूरत है, उस फंड को भी लेकर उसका प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए एक प्रबंधन टीम होंगे, जो इन सभी को एक ही सूत्र में बांधकर एक अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात किया कि एक उचित माहौल तैयार करेंगे ये प्रबंधन टीम, साथ में इन सारी जो भी क्रिएटिव टीम है उनके साथ, जो भी एग्जीक्यूशन के लोग हैं उनके साथ, और जो भी अपने व्यवस्थापना के जरिए ये सारे चीजों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। अब इसमें ये आपके पास एक नाट्य प्रस्तुति के लिए सभी लोग मिल गए। अब ये प्रस्तुति कर कौन रहा है, ये जो प्रस्तुति है ये कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि कौन कर रहा है। उस हिसाब से उसका बाकी चीजें, मैनेजमेंट, व्यवस्थापना, सब कुछ उसमें देखा जाएगा। अब कौन कर रहा है, हम अगर ऐसे देखें कि कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो या फॉर्म है जो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे फोक एंड ट्रेडिशनल थिएटर, एमेचर थिएटर ग्रुप्स, प्रोफेशनल थिएटर, कमर्शियल थिएटर और थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मेरे हिसाब से लगभग यही 4 या 5 तरह के, इसमें कुछ मिक्स भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो ये 5 तरह के अगर अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन या एक फॉर्म है जिस फॉर्म में आप नाटक करते हैं या इस तरह के ग्रुप्स है। अब मेरे मन में सवाल आता है कि ये सारे जो 5 तरह के थिएटर है, 5 तरह के हैं, तो इसमें सबका प्रबंधन एक ही हो सकता है क्या? एक ही आदमी ये सबका प्रबंधन कर सकता है क्या? मुझे लगता है इसमें फिर हमें उनकी हर एक शैली को बहुत अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। एक प्रबंधक को इसीलिए नाट्य विधा के सभी चीजों के बारे जानना बहुत जरूरी है, सभी चीजों का अनुभव लेना बहुत जरूरी है। जैसे एक प्रबंधक को अगर लाइट के बारे में, सेट के बारे में, कॉस्ट्यूम के बारे में, प्रस्तुति के जो परफॉर्मेंस स्पेस है उसके बारे में, या आर्थिक जो है, जो उसकी कॉमर्स है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मतलब ये सारे चीजें अगर वो जाने तो उनके लिए बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी एक्टिंग करके फिर प्रस्तुति प्रबंधन में आए, या कोई डिजाइन करके प्रस्तुति प्रबंधन में आए, निर्देशन करके। लेकिन एक प्रबंधक को ये सारे गुणों से अगर गुणों के अधिकारी होते हैं तो उनके लिए बहुत ये एक आसान हो जाता है उनका रास्ता हर एक चीज को समझने में और उसको सही ढंग से निष्पादित करने में। पहले हम आते हैं फोक एंड ट्रेडिशनल थिएटर। क्योंकि हम जो भी अभी बात करने जाएंगे, हम एकेडमिक इंस्टीट्यूट की और प्रोफेशनल थिएटर की बातें करेंगे, जो मेरा अनुभव है उसमें बात करेंगे। लेकिन फिर भी अभी जो मैंने जैसे भी समझा है, जैसे देखा है, फोक एंड ट्रेडिशनल थिएटर ग्रुप को जो देखा है या जो समझा है, फोक एंड ट्रेडिशन जो है एक तरह से उनकी दैनंदिन जीवन का एक हिस्सा है। उस वजह से जो भी आदमी इसमें परफॉर्मर के तौर पे या ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम करते हैं, तो इनको बचपन से सारे चीजों का पता होता है। और ये एक तरह से एक 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 तरह का ट्रेनिंग है जो अपने डे टू डे लाइफ में उनको मिल जाता है। कोई भी प्रस्तुति में उनको अपने आप ही ये ट्रेनिंग मिलता है। जो भी वो प्रबंधन का तरीका अपनाता है वो बिल्कुल अपना है। एक फोक फॉर्म के साथ शायद दूसरा ना मिले। सबका मुख्य एम दर्शक हो सकता है, दर्शक तक जाना होता है, लेकिन सबका
कुछ कॉमन चीजें हो सकता है, लेकिन सबका प्रबंधन अलग अलग तरह का। ट्रेडिशनल थिएटर में अगर हम बात करें, क्योंकि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, आसाम में आप अगर जानेंगे, जैसे यक्षगान है, और उसी तरीके से आसाम में कर्नाटक में यक्षगान है, उसी तरीके से आसाम में अंकिया भावना है। अंकिया भावना जो है, एक 15th सेंचुरी में वैष्णवाइट मूवमेंट के दौरान श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा लिखित, केवल लिखित ही नहीं, उनके द्वारा नाटक लिखा गया, उनके द्वारा गानों का गाना तैयार किया, उनके द्वारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उनके द्वारा पेंटिंग बनाया, उनके द्वारा अलग अलग मुखौटा तैयार करना, उनके द्वारा एक परफॉर्मेंस स्पेस तैयार करना। अभी भी आप आसाम में हर एक गांव में अगर जाएंगे, हर एक गांव में एक परफॉर्मेंस स्पेस है जिसको नामघर कहते हैं, जहां अंकिया भावना का परफॉर्मेंस किया जाता है। ये एक भारतीय एक परफॉर्मेंस स्पेस है, और इसका जो देख रेख और रिसर्च जो अंकिया भावना का चलता है, वो माजुली है, एक रिवर आइलैंड है जिसमें बहुत सारे सत्र है, जिसको आप मोनेस्ट्री, वैष्णवाइट मोनेस्ट्री बोलेंगे, उसके अंदर इस अंकिया भावना का प्रैक्टिस होता है। इसमें मुझे बताने में बहुत खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भी छात्रों को वहाँ कई बार हम भेजते हैं, वहाँ जाके रहकर वहाँ का ट्रेनिंग प्रोसेस लेने के लिए। उनके प्रोसेस में उनका जो ट्रेनिंग है, उनका एक एक अभिनेता का या एक एक म्यूजिशियन का, एक सिंगर का जो भी ट्रेनिंग होता है, वो एक पूरा एक कंप्लीट ट्रेनिंग होता है, जिसमें उसमें प्रबंधन भी शामिल है। एक अभिनेता अपने खुद ही मेकअप करना और खुद ही अपना ड्रेस को तैयार करना, खुद ही ड्रेस में अगर कोई चीजें गड़बड़ है, कोई चीजें खराब हो गया है पिछले परफॉर्मेंस में, वो खुद का जिम्मेदारी है उसको ठीक ठाक करके नेक्स्ट परफॉर्मेंस तक वो रेडी रखना। उसमें जो भी अस्त्र है, क्योंकि ज्यादातर नाटक जो है रामायण महाभारत से है, तो उन चरित्रों का जो भी प्रॉपर्टीज है उसको सही सलामत रखना, उसको तैयार रखना उनका काम है। और एक प्रस्तुति अगर आज होना है तो सुबह से उनको कैसे तैयार रहना है, उनको उनका एक तरीका है, उनका एक ही तरह का उनके अंदर ट्रेनिंग है। हो सकता है उनको अगर आज के दिन में फास्टिंग करना है, कोई एक कैरेक्टर है जिसको फास्टिंग की परंपरा है, तो वो परंपरा में चलते हैं, तो उसमें वो व्यवस्था जो है, एक अभिनेता खुद ही अपना व्यवस्था सब कुछ करते हैं। तो उसके बाद जाके पूरा श्रृंगार और अपना आहार्य के साथ जाके अपने स्थान पर तैयार होते हैं और अपना एंट्री प्रवेश करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल थिएटर में, ये हर एक ट्रेडिशनल थिएटर में इस तरीके से देखा जाता है कि वो अपना एक प्रोसेस होता है, जो ट्रेनिंग के दौरान ही, उस प्रोसेस के दौरान ही उनके अंदर एक 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 मैनेजमेंट का स्किल भी डेवलप होता है, और उसी तरीके से परंपरागत रूप से वो चलते हैं। फिर एमेचर थिएटर, जो एक तरह से हम लोगों के एक बेस है, पाठशाला है, जिसमें हम नाटक का स्वरलिपि तैयार करते हैं, वहाँ देखकर, मंच में जाकर या बैक स्टेज में कोई भी काम करके, उस तरीके से हम एमेचर थिएटर में आते हैं। और वहाँ का एमेचर थिएटर का बहुत चैलेंजेस है व्यवस्थापना में, उसको सही रूप से नाटक को करने तक उनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है। आर्थिक चैलेंजेस है, उनके बाद स्पेस का चैलेंज है, उनका सुविधा है कि सबको करना है, सबका एक सबसे आसान एक चीज है कि सब नाटक करना चाहता है। तो ये एक हर एक का एक जो
डिवोशन है कि हम करेंगे, हमसे हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे एमेच्योर थिएटर के लक्ष्य और अपने अंतिम लक्ष्य तक बहुत अच्छे से पहुंचते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कई बार मैंने अनुभव किया है कि एमेच्योर थिएटर के पास जो क्रिएटिव टाइम जो उनको देना होता है वो शायद वो पूरी तरीके से नहीं दे पाते। हमने भी जब एमेच्योर थिएटर किया था, हमने रंगमंच तैयार करने से लेकर हमने शो तक और अंतिम दिन तक आके हमारे मुंह से निकलता था कि बस ये लास्ट है, इसके बाद और नहीं करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि लगभग सभी थिएटर ग्रुप का एमेच्योर थिएटर में इस तरह से होता है। इसमें फिर 3-4 महीने के बाद फिर लगता है कि नहीं नहीं करेंगे, इस बार बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत उत्साह के साथ करेंगे, और उसमें 2-4 लोग इतने उत्साह देने वाले होते हैं, फिर हमारा एक नया तैयारी होता है। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है परफॉर्मेंस स्पेस। आप एक थिएटर को बुक करना बड़े शहरों में तो बहुत ही दुर्लभ है। दिल्ली जैसे शहर में एक ऑडिटोरियम मिलना बहुत मुश्किल है और उसको फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं और ये वैसे ही चलेगा क्योंकि थिएटर हमेशा इस तरीके से किया है और हमने भी उसी तरीके से करके आए हैं। बहुत हमारे दोस्त अभी भी ऐसे कर रहे हैं। ये जो चैलेंजेस है उनको एक सही परफॉर्मेंस स्पेस नहीं मिलना। अगर एक परफॉर्मेंस स्पेस एक छोटे शहर में परफॉर्मेंस स्पेस मिला है तो उसमें टेक्निकलिटीज नहीं है, एक बेसिक लाइट का वहां पे उपलब्ध नहीं होना, ये बहुत गड़बड़ चीज है। आप एक थिएटर डायरेक्टर लाइट के पीछे भागेंगे या एक्टरों के साथ समय बिताएंगे, डिजाइनर के साथ समय बिताएंगे? ये इसीलिए मैं चैलेंज कह रहा हूँ, एमेचर ग्रुप के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए। ये फिर मन में सवाल आता है कि ये ऑडिटोरियम बनाता कौन है और किसके लिए बनाते हैं? तो ये बनाने वाले कौन हैं? मुझे लगता है उन तक हम थिएटर वाले नहीं पहुंच पाए। एक बड़ा स्टेडियम बनाते हैं खेलने के लिए, तो वो खेलने के लिए बहुत सारे चीजें, खेल के बहुत सारे लोगों का वहाँ इन्वॉल्वमेंट शायद होता है, लेकिन एक थिएटर बनाने में वहाँ थिएटर के कितने लोगों का कितना परसेंटेज इन्वॉल्व होता है कि उस थिएटर को तैयार करने में? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ और हम खुद के ऊपर भी लेते हैं कि इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 2-3 बार ऐसा भी किया है कि पूर्वोत्तर राज्य में जब फेस्टिवल हुआ है तो उस समय जाके वहाँ के जो भी टीम, मैं भी उसका भागीदार रहा हूँ, कई बार मुझे सौभाग्य मिला, विद्यालय ने मुझे भेजा है, तो वहाँ जाके वहाँ की परिस्थिति में नाटक बहुत अच्छा हो रहा है, लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि उसकी वजह से ना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन जाके देखा बेसिक सुविधाएं कम है, तो बाहर से या कई ग्रुप को अगर लाएंगे तो हम एक बेस स्पेस देते हैं, टेक्निकली थोड़ा सा हम अपलिफ्ट कर देते हैं। तो एनएसडी प्रशासन ने भी सोचा कि हाँ, अगर उस ऑडिटोरियम में कुछ हम मदद कर सकते हैं, कुछ अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो हम उसको करें। तो वैसे में हमने मेघालय, असम, मिजोरम, मिजोरम नहीं, सिक्किम और त्रिपुरा में नाटक का जो बेसिक एक स्टेज का फ्लोर एक्टरों के लिए सही हो, एक ग्रीन रूम सही हो ताकि वो अपना चेहरा देख के तैयार कर पाए, मूवमेंट सही कर पाए मेकअप रूम से स्टेज तक, और लाइट लाइट की प्रॉपर पोजीशनिंग हो। लाइट की प्रॉपर पोजीशनिंग जब नहीं होता है तो एक्टर दिखाई नहीं देता है। एक्टर अगर नहीं दिखाई देता है, जितना भी वहाँ इक्विपमेंट्स लगाते रहे, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो इस वजह से, और वहाँ एक लंबी सीढ़ी, लेडर, जिसके तरीके से, जिसके जरिए वो लाइट को सही जगह पे बांधने का, सही एंगल में बांधने का, ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम तैयार कर पाए तो शायद उनके लिए बहुत मदद है। तो ये व्यवस्थापना में ये सारे चीजें एक एमेचर ग्रुप को करना पड़ता है, जो एक नाटक तैयार करके कलाकारों का क्रिएटिव चीजें करने के बाद भी ये सारे जो फिजिकल लेबर है, ये दूसरी तरह का जो मेंटल लेबर है, उसी ग्रुप के सब लोगों को करना पड़ता है। तो ये एक सवाल है कि ऑडिटोरियम में सही सही इक्विपमेंट लगाना और लग पाना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर ऐसा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सुविधा से लेस जगह पे कोई चैलेंजेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां बहुत सारी सुविधाएं हैं वहां पे भी आप वहां पे भी चैलेंजेस बहुत है।
अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल थिएटर के बारे में। प्रोफेशनल थिएटर आप अगर देखेंगे तो जितने भी ट्रेनिंग लेकर लोग जो थिएटर ग्रुप्स बना रहे हैं और प्रोफेशनली थिएटर कर रहे हैं, प्रोफेशनली डेली उनका प्रैक्टिस है और एक प्रोफेशनल लेवल के मतलब उनका दैनंदिन प्रैक्टिस, साथ में कंटिन्यूएशन में नाटक को करते जाना और कॉल शो लेना, ये आप महाराष्ट्र, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में आपको बहुत ज़्यादा दिखने मिलेंगे प्रोफेशनल नाटक। दिल्ली में भी है काफ़ी। और हम जो बात करेंगे प्रोफेशनल थिएटर में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में एक कलाकारों का समूह है, टेक्नीशियन का समूह है, म्यूजिशियन का समूह है और ये एक मंडली है, पूरा फुल फ्लेजेड एक मंडली है जो उनका मुख्य उद्देश्य है नाट्य प्रस्तुति करना और अलग अलग जगह में नाट्य प्रस्तुति करना। उसके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल प्रमुख है जो एक आर्टिस्टिक डायरेक्टर है, जिनके तत्वावधान में पूरा रंगमंडल टूर करता है और उनके साथ उनके जो पूरे साल में लगभग 3 या 4 नए नाटक की प्रस्तुति करते हैं और उनके पास एक प्रोग्राम कमेटी है जो रंगमंडल प्रमुख उनके साथ मिलकर पूरे साल का प्रोग्राम तय करते हैं और साल में कलाकारों को चयन कर वहाँ रेपर्टरी में अंतर्भुक्त करते हैं। उनको सैलरी पेड एक्टर, उनको प्रोफेशनली पैसे दिए जाते हैं और ये 1 साल के लिए सर्वप्रथम है और उसके बाद अगर उनका काम बहुत अच्छा है और 2 साल, उसके बाद दूसरे साल, तीसरे साल, ऐसे मैक्सिमम 6 साल तक वहाँ पे कलाकार के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। अलग अलग प्रस्तुतियों में एक अलग अनुभव है। मुझे लगता है कि जो भी थिएटर पर्सन है, जो भी थिएटर करना चाहता है, उनको तो एक बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में कार्य करना चाहिए। मैंने किया है तो मैं इस अनुभव से बता रहा हूँ, ये बहुत सुखद अनुभव एक होता है। तो ये जो कलाकार चुने जाते हैं वो इंटरव्यू के थ्रू करते हैं और ये 6 साल तक रहते हैं। तो उनके पास 3 नई प्रस्तुति साल में करने का एक व्यवस्था है और उनके साथ रंगमंडल प्रमुख को मदद के लिए एक मंच प्रबंधक, जो मंच में जो भी नया नाटक होने जा रहा है उसका सारा देखरेख, जो पुराने नाटक है उसका देखरेख, उसमें जो भी सामान यूज हुआ, जो भी कलाकार ने काम किया उसका पूरा प्रॉपर लिस्टिंग करना और उसको सामानों को डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसको सही ढंग से रखना ताकि आगे उसका रिपीट हो। उसमें जो भी चीज़ें खराब होता है उसको मरम्मत कर फिर उसको पुनर्जीवित करना और उसके साथ साथ 2-3 कोऑर्डिनेटर होते हैं जो ये प्रस्तुति को कोऑर्डिनेशन में रखते हैं और मदद करते हैं। जो भी नाट्य निर्देशक, बाहर से नाट्य निर्देशकों को इनवाइट किया जाता है और नाट्य निर्देशक उन कलाकारों में से चयन कर नाट्य प्रस्तुति का पूर्वाभ्यास शुरू करते हैं। इस पूर्वाभ्यास में एक अहम किरदार निभाते हैं मंच प्रबंधक। मैंने काफी समय वहां पे काम किया, इसीलिए मंच प्रबंधक को नाट्य विधा में सभी में, जैसे पहले में मैं बताया कि सभी में थोड़ा सा सभी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ रंगमंडल में जो अलग अलग कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप डिपार्टमेंट है, साउंड डिपार्टमेंट है, लाइट डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स बाहर से आए हुए डिजाइनर को मदद करते हैं ताकि कोई भी प्रस्तुति को तैयार करने में, उनका मार्केटिंग करना, उनका सही तरीके से उनको सही समय पर तैयार करना,
ये उनका मुख्य काम है। और इसमें स्टेज मैनेजर, मंच प्रबंधक जो है वो मदद करते हैं। सारे मंच प्रबंधक ही मेन है। जब नाटक एक डायरेक्टर छोड़ के जाता है, एक प्रथम प्रस्तुति के बाद जब छोड़ के जाता है, उसके बाद मंच प्रबंधक ही एक आदमी है जो सारे चीजों का ध्यान रखना, सभी चीजों का सही समय पे सही तरीके से उसको संचालन करना। उसमें अगर कोई कास्ट अगर किसी का अगर कोई एब्सेंस हो गया है, किसी को जाना पड़ा या कोई छोड़ के चले गए, तो फिर उसका रिकास्टिंग करना, या अगर मेजर कैरेक्टर है तो फिर उस नाटककार वो नाट्य निदेशक को बुलाना ताकि सही तरीके से एक अच्छा कास्टिंग हो, ताकि सही आदमी उस रोल को अदा करे। तो कई इंसिडेंट है इस तरह का कि जैसे एक प्रस्तुति जाने मन का अगर जिक्र करें तो मैं वहाँ पे प्रस्तुति प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था। उसके पहले मैं वहाँ अभिनेता के रूप में काम किया। तो एक बार एक ट्रेजेडी हुआ जिसके वजह से एक मेन कैरेक्टर जो है वो उनको अचानक जाना पड़ा। और उसके बाद हमारा नाट्य प्रस्तुति का मंचन कलकत्ता के एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल, नांदी का नाट्य थिएटर फेस्टिवल में हमारा प्रस्तुति थी। तो वहाँ जाना तय था और हमें जाना था, समय बहुत कम था। तो ऐसे समय में नाट्य निदेशक को बुला के नया कास्टिंग कराना, नया आदमी को एनरोल करना, ये बहुत बड़ा दुविधा का काम था। तो उस समय जो भी ये सारे उलझनों को देखते हुए रंगमंडल प्रमुख और नाट्य निदेशक से बात होने के बाद उन्होंने मुझे उस रोल को तो मुझे नहीं दिया, एक उसके दूसरे आदमी को एक उस रोल में ट्रांसफर किया और वन ऑफ द लीडिंग रोल, बसंती का रोल मुझे दिया। तो उसके बाद से उस रोल को तैयार करते हुए मैं वहां पहुंचा, कलकत्ता नांदीकर फेस्टिवल में जाके प्रदर्शन किया, एक प्रस्तुति किया। बट उस समय उस नाटक का शो मस्ट गो ऑन, तो ऐसी स्थिति में इस प्रदर्शन कंप्लीट हुआ। ये मेरा रंगमंडल के साथ अनुभव है। और मंच प्रबंधक जो है बहुत फुर्तीला होना चाहिए और हर एक के साथ उसमें कोई ईगो नहीं होना चाहिए। जो भी लोग कर रहे हैं काम, वो उनका अंतिम लक्ष्य प्रस्तुति है। तो कोई अगर कुछ कहा भी, आपको कह भी दिया जाता है, तो आप उसको उस प्रस्तुति के हिसाब से आपको लेना चाहिए और तभी आप स्मूथली एक फंक्शन कर पाएंगे। और आपका कम्युनिकेशन हर एक डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप सही ढंग से उसको कर पाए। इसके बाद हम चलते हैं कमर्शियल थिएटर। कमर्शियल थिएटर में हम देखते हैं, इसके बाद हम एनएसडी एकेडमिक प्रोग्राम में आएंगे। कमर्शियल थिएटर में जो मैनेजमेंट है वो भी खास तरह का होता है। अलग अलग कमर्शियल थिएटर, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में आप कमर्शियल थिएटर देखेंगे जो ऑडिटोरियम बुक कर उसमें करते हैं। लेकिन अभी मैं उसमें एक प्रस्तुति प्रबंधक होते हैं और वहाँ प्रोड्यूसर के अंदर वो काम करते हैं। प्रोड्यूसर के दिशा निर्देश पर वो रिहर्सल से लेकर टूर का प्लानिंग करना, टूर में शो का टिकटिंग करना, टिकट सेल करना और वहाँ कलाकारों को ले जाना और वहाँ पे व्यवस्था करना, ये सारा काम प्रस्तुति प्रबंधक का है। उनके साथ बाकी जो भी टेक्निकल मदद के लिए लोग होते हैं उनका भी व्यवस्था करना उनका काम है। तो हम उसमें ना जाकर एक इंटरेस्टिंग थिएटर जो है, मुझे जो लगता है क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, असम के मोबाइल थिएटर, असम के मोबाइल थिएटर में हम जाते हैं। तो इस मोबाइल थिएटर को देखने के लिए मतलब ये किस तरह का, एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने एक बार मोबाइल थिएटर को दिल्ली में बुलाया था क्योंकि इसमें 2500 से 3000 तक ऑडियंस है। इस तरह के जो और थिएटर है वो वेस्ट बंगाल के यात्रा है, फिर उड़ीसा के यात्रा है, एक तरह से सुरभि थिएटर है जो 130 साल से ऊपर हो गया, एक फैमिली थिएटर है जो प्रोफेशनली कमर्शियली रेगुलर एक थिएटर चला रहे हैं। और मणिपुर में मिलेंगे आपको इस तरह का थिएटर जो है सुमंग लीला, उसमें भी 3-4 साइड ऑडियंस होते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि मोबाइल थिएटर
एक बार हम लगभग এখনই মঞ্চ সফল সামাজিক নাটক শীতৰে সেমেকাৰাতি শীতৰে সেমেকাৰাতি মূল নাটকক মঞ্চলৈ আগুৱাই আনিব এখনই উদ্যোগের গীতি নাস্তাদিকা
थिएटर गौरव उज्जवल द्वितीय नेता। ये आपने देखा एक 2010 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने एक मोबाइल कंपनी को दिल्ली में बुलाया था 5 दिन के लिए परफॉर्मेंस के लिए। उस समय जो भी खोज की गई थी उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था फिल्म मेकर संजय महर्षि ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए, तो वो आपके सामने दिखाया। तो ये जो कंपनी है ये पूरी तरीके से कमर्शियल कंपनी है और कमर्शियल होने के बाद भी ये थिएटर है जिसमें लगभग एक कंपनी का 150 से 200 लोगों का फैमिली इस थिएटर से चलता है और ये लगभग 270 दिन काम करते हैं, 240 दिन ये परफॉर्मेंस करते हैं। तो अगर हम इसकी व्यवस्था में अगर जाएं तो इसकी व्यवस्था को अगर हम देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं। यहाँ कैसे यहाँ का व्यवस्थापना कैसे होगा, यहाँ जो हम रंगमंडल में करते हैं वैसा हो सकता है क्या या कैसा हो सकता है? तो उसके लिए हम अगर इसको देखते हैं, ये मोबाइल थिएटर कंपनी जो है उसमें प्रोड्यूसर है और ओनर है, इंडिविजुअल ओनर है, एक तरह से एक व्यवसाय, मालिकाना व्यवसाय कह सकते हैं इसको। और जैसे महाराष्ट्र में आप प्रोड्यूसर देखते हैं उसी तरीके से यहाँ ये प्रोड्यूसर है और उनके साथ एडवाइजर होते हैं, वेल विशर होते हैं जो उनको उनके एक तरह से फैमिली फ्रेंड होते हैं जो इनको एडवाइस करते हैं कि अगले साल का क्या कैसे करना है, क्या कैसे नहीं करना है, तो क्या क्या चीज़ों में ध्यान रखना है, ताकि उनको एक एडवाइजर के तौर पे एडवाइस करते हैं। उससे सबसे इम्पोर्टेंट है इनका प्ले राइट और डायरेक्टर। आजकल जो हम देखते हैं कि प्ले राइट ही डायरेक्टर है इस यहाँ ग्रुप में और वो इनिशियल स्टेज में आकर प्ले इनके लिए लिखते हैं मोबाइल थिएटर कंपनी में। एक मिनट, इसको कैसे फुल साइज होगा? ठीक है, हाँ, प्ले राइट और डायरेक्टर एक ही होते हैं आजकल। और कोई भी मोबाइल थिएटर कंपनी अगले साल के लिए जो है पहले ही प्ले राइट को बताते हैं कि हमें इस तरह का एक प्ले चाहिए और उसको डायरेक्शन करने के लिए उसमें अच्छा खासा उनको पारितोषिक दिया जाता है। उसके बाद प्ले राइट तय करता है कि कौन एक्टर फ्री होंगे, कौन एक्टर को बुलाना चाहिए, उनके नाटक के लिए कौन होगा। उस हिसाब से जो मोबाइल थिएटर कंपनी का प्रोड्यूसर है वो फिर उस तरीके से एक्टर को अगले साल के लिए एंगेज करते हैं। और उसके बाद आर्टिस्ट, जो भी जितने भी आर्टिस्ट है, टेक्नीशियन है और ड्रेस मास्टर है, उनको पूरे पीरियड के लिए जो लगभग 270 दिन साल में उनको लेते हैं।
फिर डिजाइनर को इनिशियल स्टेज में जो भी सेट एंड प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, लाइट उसी तरीके से है जो इनिशियल स्टेज पे रहकर, जैसे रंगमंडल में है उसी तरीके से उसी समय के लिए बुलाया जाता है जो मेकिंग के समय में। और उसके बाद इनको जो देखने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट करने वाले, व्यवस्था देखने वाले हैं, उसमें एक सेक्रेटरी है जो वहाँ का मोबाइल थिएटर का फाइनेंस कंट्रोल करते हैं, कैश हैंडलिंग करते हैं। तो यही एक तरह से सर्वे सर्वा है जो सारी चीज़ों को देखते हैं, जो प्रोड्यूसर के सहमति से वो सारी चीज़ें करता है और इन्हीं के हाथ में वो सब कुछ होता है। तो इनको हम प्रोडक्शन मैनेजर के स्पेस में हम कह सकते हैं। उसके साथ उनका ऑफिस सेक्रेटरी है जो असिस्टेंट सेक्रेटरी के असिस्टेंट टू सेक्रेटरी है बेसिकली। वो कभी भी अगर सेक्रेटरी उपलब्ध नहीं है या एब्सेंट है तो वो पूरा काम सेक्रेटरी का करते हैं। उसके बाद ये क्योंकि टूर शो है और वहाँ कहाँ पे शो फिक्स करना है, कैसे करना है, कौन सा रूट बनेगा पूरे साल का, 240 दिन का ओपनिंग डे में तय कर लेना ये बहुत इजी चीज नहीं है। ये ऑर्गेनाइजर है जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे शोज का बुकिंग करते हैं। और जो भी लोकल कमिटी है, कहीं भी अगर लोकल कमिटी के साथ ये निगोशिएट करते हैं एक शो के लिए, और 3 शो के लिए क्या क्या उनको रेट्स है उस हिसाब से निगोशिएट कर उनसे एडवांस लेकर फिर वो शो को फाइनल करते हैं। ये है ऑर्गेनाइजर। तो ये एक तरह से टूर मैनेजर है जो हम अगर कह सकते हैं तो इसको टूर मैनेजर हम कह सकते हैं। वो सारी चीजें पहले हैंडल करते हैं। ये रेपर्टरी में बिजनेस मैनेजर है जो पूरे शोज को देखते हैं कहाँ करना है, उसकी व्यवस्था करना। उसके साथ साथ एक मैनेजर है, व्यवस्थापक है, जो आर्टिस्टों के लिए आर्टिस्ट कहाँ जाके रहेंगे और ये जो पूरा पंडाल है ये पंडाल कहाँ लगेंगे उसके लिए प्रॉपर एक अरेंजमेंट, एक बड़ा फील्ड हो। और सारा साजो सामान तो मोबाइल थिएटर कंपनी ले जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक फील्ड, बड़ा सा फील्ड चाहिए, उस फील्ड को वो इंतजाम करते हैं। और वो इन एडवांस चले जाते हैं शो से पहले, दूसरी जगह जब शो चल रहा है उसी समय चला जाता है ताकि वो उनके पहले ही ये सारी चीजें कर सके। और उनके जितने भी जो भी हॉस्पिटलिटी है आर्टिस्टों का, वो सारी चीजें वो लोकल कमेटी के साथ बैठकर देखते हैं। यह लोकल कमेटी से ये मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको इनवाइट कर सकता है, और बट उनके पास एक सोशल कॉज हो, कि कोई भी एक कारण हो, अच्छा कारण हो कि वो इसीलिए उसका प्रॉफिट से क्या करना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमी का मोबाइल थिएटर का जो बॉक्स ऑफिस है उसका बहुत बड़ा एक कारण है कि वो एक अच्छा कारण हो जिसकी वजह से वो बुला रहे हैं। उसके बाद जो टीम है, उस टीम में सेट है जिसमें एक हेड मिस्ट्री है, पूरे टूर के दौरान रहेगा, जिनके रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम अभी रंगमंडल में भी बात किया, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से ये मैनेज होता है। हेड मिस्ट्री है, बोर्डमैन है, साउंड में साउंडमैन है, और सीन मास्टर है। सीन मास्टर क्योंकि इसमें डबल स्टेज है, ये बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट का या ये कोऑर्डिनेशन का काम है। एक स्टेज में एक सीन हो रहा है तो वो दूसरा सीन उसके बाद हो सकता है 7 नंबर सीन में आके वहां पे वही सीन हो। तो सारे चीजों को सही ढंग से रखना, उसको प्रॉपरली लाइन अप करके रखना ताकि उस जगह पे वो दोबारा लगे, और दूसरे जो मंच पे है उसमें दूसरा सीन लग रहा है। तो ये रेगुलर बेसिस पे एक शो को चलते समय ये बहुत 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 एक तरह से प्रेरित करता है दर्शकों को कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या। बहुत ही सिनेमेटिक कट है पूरे डबल स्टेज होने के कारण। उसके बाद जो पब्लिसिटी जो है प्रोड्यूसर खुद अपने हाथ में रखते हैं और अलग अलग तरीके से पब्लिश करते हैं ताकि उसमें कंपनी का गुडविल और सब कुछ सम्मिलित है। एक प्रोडक्शन को वो 3 प्रोडक्शन हर साल में करते हैं। एक प्रोडक्शन को करने में लगभग 20 से 25 लाख रुपया लगता है, जो आर्टिस्ट का सैलरी और टेक्नीशियन का पेमेंट को छोड़कर। और शो एक्सपेंसेस और डेली जो ट्रेवल होता है, डेली एक्सपेंसेस, ये सब एक्स्ट्रा है। इनका मैनेजमेंट का टिप्स है जो हम बोल सकते हैं इस बात को, क्योंकि उनका मैनेजमेंट कैसे चलता है, क्या ध्यान उनको देना पड़ता है। उनको सबसे बड़ा देखना है 3 पॉ को वो ध्यान देते हैं। एक है पाक घर, जो किचन है जिसमें खाना बन रहा है, हर एक को खाना मिलना, हर एक को हाइजीन खाना मिलना, और कोई ताकि भूखा ना रहे, सबको बराबर खाना मिलना, ये एक वहाँ का बहुत बड़ा काम है जो इनको 150 लोगों को एक साथ खाना और उसको सही समय पे देखना, और उसके ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि एक
दिन का अगर किसी कोई भूखा रहा तो हो सकता है कल का शो में कोई भी खलल आएगा। नेक्स्ट है पॉज है पैसा। पैसा सबको सही समय पे मिलते रहना, उससे निर्भर करता है कल के शो आगे कंटिन्यू आगे का शो। तो इसीलिए पैसा सही समय पे, ये जो सेक्रेटरी है इनको ये पूरा ध्यान रखना है कि वो सही समय पे सारी चीजों को सबको पैसा मिल रहा है। उसका नेक्स्ट है प्रेम। और से प्रेम जो इतना बड़ा ग्रुप है, इतने समय के लिए है, तो उसमें एक दूसरे के साथ प्यार होना संभव है। और ये बहुत डेलिकेट मामला होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी चीज़ों को ऊपर ध्यान देना और इसको डेलिकेट तरीके से उसको उसको संभालना, ताकि वो कलाकार वहाँ पे रहे और वो टेक्नीशियन वहाँ पे रहे और आगे पूरे साल कंप्लीट करे, ताकि एक डेलिकेट तरीके से उसको देखना। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक इंसानी दस्तूर है, तो उसको देखना बहुत अहमियत है। ये 3 पौ को देखना उनके हिसाब से बहुत बड़ा काम है। और लास्ट में देखते हैं हम बजट एंड बॉक्स ऑफिस। इसमें टोटल प्रोजेक्ट का कितना खर्च होता है इंक्लूडिंग प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन में टोटल 270 दिन और 240 दिन परफॉर्मेंस होता है। टोटल बजट 220 करोड़ से लेकर 230 करोड़ तक जाता है, 2.30 करोड़। और टोटल कलेक्शन जो है वो 2 करोड़ टू 3 करोड़ है। वो बॉक्स ऑफिस डिपेंड करता है बॉक्स ऑफिस के ऊपर और हिट के ऊपर, नाटक कैसे हिट हुआ है। और दूसरा वहाँ के जो नेचुरल स्थिति है, वहाँ सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके ऊपर भी इसका बहुत डिपेंड करता है। तो ये रहा एक तरह से मोबाइल थिएटर का बारे में। कमर्शियल थिएटर इस तरीके से इंडिया में है, और भी बहुत सारे मोबाइल थिएटर है, यात्रा है, उसमें भी एक अलग तरह का उनकी एक व्यवस्था वो करते हैं। अब हम आते हैं वापस हम अपने क्षेत्र में आते हैं, जो हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो एकेडमिक करिकुलम है उसके तहत जो प्रोडक्शन होते हैं, जिसका मैं प्रस्तुति प्रबंधक हूँ, तो उसको देखने के लिए हम अगर चलते हैं तो 1 मिनट में लास्ट में आपको थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किस तरह से चीजें होता है। इसमें जॉब टाइटल है एक तरह से जो भी एक प्रोफेशनल थिएटर में होता है, एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो मैं हूँ, और उसके साथ टेक्निकल स्टेज मैनेजर होता है, जो यहाँ कोई ऐसा पोस्ट नहीं है, बट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर। हम नाटक में अगर जरूरत है, बहुत सारे टेक्निकलिटीज है, एक प्रोडक्शन मैनेजर को देखना संभव नहीं है, तो ऐसे समय में हम प्रस्तुति प्रबंधक रखते हैं। डेप्यूटी स्टेज मैनेजर होता है, या आप उनका बहुत बड़ा काम है कि एक प्रोडक्शन स्क्रिप्ट तैयार करना, एक प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट तैयार करना जो नाटक में हो रहा है, घट रहा है, ताकि कल के रिहर्सल में वो सारी चीज़ें आपको देखना, सारी चीज़ें नोट डाउन करना, इनका काम होता है। असिस्टेंट स्टेज मैनेजर जो उनको सहयोग करना, जो भी चीज़ें क्योंकि स्टेज मैनेजर, डिप्टी स्टेज मैनेजर, असिस्टेंट स्टेज मैनेजर, इनको रिहर्सल से रिलेटेड प्रोसेस में इनका ज़्यादा भागीदारी होता है। जो वहाँ पे जितने भी चीज़ों का ज़रूरत है सभी डिपार्टमेंट के साथ, जैसे आपको ये राइट में देखा है, वर्कशॉप डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, वार्डरोब, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी, मेकअप, आर्काइव, ये सारे डिपार्टमेंट। और ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। आप लोगों ने देखा होगा भारत रंग महोत्सव जैसे अनुष्ठान, हम इन हाउस पूरे जितने भी नाटक होते हैं, प्लीज होते हैं, उसमें यही टीम काम करता है, और यही टीम हमारे स्टूडेंट के प्रस्तुतियों में एकेडमिक विभाग के अंदर हम काम करते हैं, और इनके साथ मिलकर हम सारी चीजें करते हैं। इनको एक तरह से जो भी प्रबंधन है, इस प्रबंधन कार्य में इनके मदद के बिना ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वर्कशॉप इंसर्ट्स को एग्जैक्टली पता है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है। कोई भी चीज अगर डिजाइनर बना रहा है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, उसकी आकार कितना बड़ा है, ये सारे मॉडल मेकिंग से लेकर जो भी डिजाइनर्स आते हैं उनके साथ मदद करते हैं, और सारी चीजें सही समय पर प्रस्तुति प्रबंधक को बताते हैं। उसी तरीके से लाइट, साउंड और कॉस्ट्यूम में बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से उसका सैंपल मार्केट से लाना, ये सारी चीजें अभी हम शेयर कर रहे हैं।
समय बहुत कम है, फिर भी मैं एक आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे बड़ा अहम जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन मीटिंग जो अभी हम बात कर रहे थे, हमारे पास इन हाउस क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उन चीज़ को सामने रखना, ताकि हो सकता है कोई निदेशक कोई डिजाइनर उस चीज़ को इस्तेमाल करे, अपने तरीके से उसको डिजाइन करे, जिससे कि हमारा टाइम और पैसा दोनों बचता है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो पूरा मैनेजमेंट टीम और सारे टेक्निकल टीम इसमें मदद करते हैं सारे चीज़ों को लाने में। उसके बाद डिजाइन का ट्राई आउट करते हैं, उसका एक्चुअल लेवल पे एक ट्रायल करते हैं, ताकि बाद में अगर कोई चेंज करना हो तो वो पहले ही हो जाए, ताकि उसका नुकसान ना हो। इसके बाद भी कई बार ये होता है, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो एकेडमिक है एनएसडी के अंदर, जिसका मैं प्रस्तुति प्रबंधक हूँ, ये एक एकेडमिक प्रोसेस है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो है ट्रेनिंग है, लेकिन गोल जो है दर्शकों के सामने जाना, दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का अनुभव। उसके साथ साथ इसमें छात्र जो अभिनय के हैं छात्र वो इन्वॉल्व होते हैं, साथ में जो डिजाइन एंड डायरेक्शन के छात्र हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो मेकिंग प्रक्रिया है इसमें सभी लोगों का एक तरह से अपना भाग रहता है। जो भी डिजाइनर गाइड बाहर से आते हैं उनके साथ मिलकर, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, प्रस्तुति प्रबंधक के साथ मिलकर एक अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं और उसका मेकिंग शुरू करते हैं, और सामने एक रियलिस्टिक लेवल पे अगर बात करें तो वो सामने खड़ा मिलता है। मार्केट सर्वे जो है, जैसे ही डिजाइन का ट्राई आउट होता है उसके बाद मार्केट सर्वे होता है कि वो अवेलेबल है नहीं है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन मीटिंग में जितने भी डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है और जितने भी डिजाइनर हैं, जो भी छात्र डिजाइन और डायरेक्शन में मदद कर रहे हैं, जितने भी बैक स्टेज के जो भी लोग इन्वॉल्व है, वो सभी डिपार्टमेंट्स हेड है, वो सभी लोग उसमें मौजूद होते हैं। और उसमें जो है फाइनल मॉडल जो नाटक का सेट का मॉडल है वो सामने रखते हैं, और हर एक डिजाइन को सबके सामने रखते हैं, सबको बताते हैं। हर एक डिपार्टमेंट से बारी बारी में बात होने के बाद इकट्ठे बैठने का एकमात्र यही एक प्रस्तुति सभा है, प्रोडक्शन मीटिंग है, जिसको प्रस्तुति प्रबंधक जो है वो संचालित करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होने की संभावना होता है, तो वो सारी चीजें वही डिस्कशन करता है। और किसी के भी मन में अगर कोई शंका हो, कोई भी दुविधा हो, समय कितना लगेगा उसकी शंका हो, वो सारी चीजें वहाँ पे तय करते हैं। और उसके बाद बजट, उस वहाँ पे डिस्कशन के बाद एक बजट तैयार किया जाता है, हर एक का सब इनपुट लेकर प्रस्तुति प्रबंधक बजट तैयार करते हैं और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं। अप्रूव हो जाने के बाद फिर हम उसको सर्कुलेट करते हैं, एलोकेशन को हर एक डिपार्टमेंट में किसका कितना है। उसमें कोई कटौती होता है तो फिर निदेशक जो नाट्य निदेशक है उनके साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि कौन से हेड्स में क्या क्या कम कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। उस हिसाब से डायरेक्टर का अंतिम निर्णय जो नाट्य निदेशक है उनके हिसाब से फिर काम करते हैं। प्रस्तुति प्रबंधक अपने आप कुछ नहीं है। अगर नाट्य निदेशक या डिजाइनर्स या नाट्य निदेशक का अगर निर्देश हो, उनका अप्रूवल होने के बाद ही चीजें सामने आता है। फिर पब्लिसिटी, उसको कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं, पीआरओ डिपार्टमेंट पब्लिसिटी देखते हैं या प्रस्तुति विभाग अपना पब्लिसिटी भी करता है, इनवाइटेशन और टिकट सेल अगर टिकट सेल होता है। हमारे ऐसे एकेडमिक करिकुलम में हम सेकेंड ईयर में टिकटिंग नहीं करते, लेकिन थर्ड ईयर में जाके टिकट सेल करते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो एंड स्टिल, क्योंकि ये जो भी प्रस्तुति कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। जो आने वाले जो छात्र हैं उनको देखने के लिए, जो भी रिसर्च के लोग हैं वो आगे जाके इसको देख सकते हैं। इसीलिए एनएसडी में एक बहुत अच्छा आर्काइव डिपार्टमेंट है और वहाँ ये सारे स्टिल एंड वीडियो फोटोग्राफी का काम होता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। सुपरवाइज प्रोग्रेस वर्किंग एटमॉस्फेयर और प्रोडक्शन मैनेजर ये सारे चीज़ें देखते हैं, जो भी जिस तरीके से भी एक एटमॉस्फेयर तैयार करना, सबके अंदर एक अपना अच्छा कम्युनिकेशन रखना, अच्छा वातावरण रखना, ये प्रस्तुति प्रबंधक और सभी टीम मेंबर का काम है। और उस तरह के एक्टिविटी करते रहना, उस तरह से एक, जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज ही बहुत
पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है जब कोई काम हो रहा होता है। जब सुपरविजन के जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि आप उनके पार्ट हो। तो ये बहुत मतलब रखता है कि आपका टोन हो, आपका टोन जो है वो टोन में, जिस टोन में आप बात कर रहे हैं, ये प्रबंधन टीम के लिए बहुत अहम काम बात है कि आप किस टोन में उनसे बात कर रहे हैं। कोई भी टेक्नीशियन से हो, कोई भी क्रिएटिव आदमी से हो, कोई भी अभिनेता से हो, आपका टोन बहुत काम है। इसीलिए एक प्रस्तुति प्रबंधक को चेयर में नहीं बैठ के रहना चाहिए। चेयर में बहुत तरह के टेंशन हो सकता है। इसीलिए मेरा ये सलाह है, मैं भी मानता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं उस जगह पे जाके बात करूँ जिस जगह पे ये सारे चीजें क्रिएट हो रहा है। इसके बाद है बजट। जो लोग बजट, बहुत सारे लोग जानते हैं बजट बनाना, फिर भी मैं एक थोड़ा सा एक सैंपल जो क्या क्या चीजें हैं, एक अगर आप एक नाटक करना है तो आपके लिए क्या पहला काम है। एक तो ऑडिटोरियम रेंट या परफॉर्मेंस स्पेस को तैयार करने में आप, बहुत सारे एमेचर ग्रुप अपने हिसाब से भी परफॉर्मेंस स्पेस तैयार करते हैं, प्रोफेशनल ग्रुप भी अपने हिसाब से तैयार करते हैं। आजकल ब्लैक बॉक्स आया है, अपने घर के आंगन में नाटक करना शुरू है। तो उस स्पेस को भी अगर एक डिजाइन के रूप में कुछ आना है तो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो बजट में आएगा। सेट और मटेरियल जो भी उसमें लेबर का खर्चा है या मेकिंग का खर्चा है वो सारे एक सेट हेड में आएगा। ये हेड वाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाता है, आसान हो जाता है। कॉस्ट, आपके रिसोर्सेस आपके पास जो अवेलेबल है वो तो है ही, उसके साथ अगर कोई चीजें एडिशनल चाहिए, उसको री वर्क करना है, तो उसके लिए आप उस हेड में आप पैसे रखें, ना कि एक मुश्त रख लिया और उससे खर्चा करें। हो सकता है फिर कॉस्ट्यूम ही तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए ये आप अगर नोट करके रखेंगे या आपको जानकारी होगा तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। लाइट में, लाइट हायरिंग जो हमने एमेचर ग्रुप के लिए भी पहले बताया था कि क्या वहाँ सामान है नहीं है जहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। स्पेशल इफेक्ट के लिए कोई चीज़ अगर बना रहा है अपने ग्रुप से ही, कोई एक लाइट का बहुत बड़ा इफेक्ट बना रहा है तो कोई उसमें क्या क्या खर्चा आएगा। साउंड का, जो अगर म्यूजिक लाइव रिकॉर्डेड है तो वो म्यूजिशियन को बुलाना, स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करना है तो स्टूडियो के चार्जेस, फीस जो डायरेक्टर, डिजाइनर्स और जो नाटक आपने लिया है उनको रॉयल्टी देना, ये बहुत खर्चे में आता है। डिजाइनर, डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन, जिसका जिसका भी खर्चा है वो हेड में आएगा। पब्लिसिटी बहुत अहम है क्योंकि दर्शकों के पास आप जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे आजकल सुविधा है जिसके वजह से आप बिना खर्चे के भी आप सोशल मीडिया में जाके, आप डिजिटल मीडिया में जाके, सोशल मीडिया में जाके ये सारे पब्लिसिटी आप कर सकते हैं। उसमें जो भी खर्चा है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जरूर कराइए क्योंकि आप बहुत मेहनत से एक प्रोडक्शन करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कराना बहुत जरूरी है। और उसको, क्योंकि आने वाले समय के, आने वाले पीढ़ी, आने वाले नए लोग उसको देख पाए। एक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस जो भी ड्यूरिंग मार्केटिंग, ड्यूरिंग पब्लिसिटी या जो भी चीज़ों में ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद एक मिसलेनियस हेड रखिए। जो भी उस समय बीच में कोई भी ऐसा खर्चा आए जो आपने मेंशन नहीं किया हो वो आप इसमें रखते हैं। प्रस्तुति जब तैयार होता है तो एक कम्युनिकेशन व्हील आप सामने देख सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन है। स्टेज मैनेजर है मेन, मुख्य जो सेंटर में है, जो एक्टिविटी सारे हो रहा है उनके दायरे में हो रहा है। और उसके साथ साथ वो सबके साथ ये कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्टर से लेकर लाइट डिजाइनर से लेकर लाइट डिपार्टमेंट से लेकर साउंड, वार्डरोब, प्रॉपर्टी, पेंटर, डिजाइनर, एफओएच, इन सब के साथ शो के दिन एफओएच जो अशरिंग कर रहे हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन कि अभी ऑडियंस आ रहा है या अभी नाटक खत्म हुआ, ऑडियंस बैठे हुए हैं। ये बहुत सारी चीजें जो एफओएच को बताना है या उनको जानकारी देना है कि प्रस्तुति इस तरह का है तो एफओएच आज इस तरीके से काम करे, उसमें साइलेंट करके, उसमें जो भी मतलब ये एक कम्युनिकेशन। और हर एक डिपार्टमेंट का जो भी डेडलाइन होता है उस हिसाब से ये सारे काम कराना उनका काम है। तो नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट डेट है। देखिए, एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक एक्चुअल शेड्यूल आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो हमने अभी पीछे किया था। हमारे पास जो है, हम एक या दो प्रोडक्शन एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास, मैं इसीलिए आपको बोला कि इतने सारे जो स्टाफ है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वो बहुत माहिर है काम में और वो बहुत अच्छा समय देता है। वो अपने आप में सिर्फ टेक्नीशियन नहीं, एक एक कलाकार है। तो आप देखिए 4 प्रोडक्शन एक साथ चल रहा है और वो भी बहुत एक एक एक, एक एकेडमिक प्रोसेस का नाटक है जिसमें एक साथ में ट्रेनिंग भी होगा, उसके साथ वो परफॉर्मेंस भी होगा। तो
4 प्रोडक्शन को अगर आप सही ढंग से उसका डेट को आप डिवाइड नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। तो इसीलिए ये 4 प्रोडक्शन को हमने एक नमूना बनाया, नमूना नहीं, ये एक्चुअल है जिसको लेकर हमने काम किया, ताकि हर एक को ये पता है कि इस दिन प्रोडक्शन मीटिंग, बहुत पहले इनिशियल बात होने के बाद प्रोडक्शन मीटिंग जो हमने पहले बोल गया, हर एक का प्रोडक्शन मीटिंग का डेट, बजटिंग जो उसके दूसरी दिन ही रखा है, जो दूसरे दिन पूरा डिपार्टमेंट से फाइनल एक लुकआउट या सारी चीजें जो भी चेंजेस है वो सारा कुछ करके नेक्स्ट डे बजट को तैयार करना। उसके बाद कॉस्ट्यूम का परचेजिंग ऑलरेडी मार्केट स्टार्ट हो गया, वो अप्रूवल हो गया डायरेक्टर का। अब कॉस्ट्यूम परचेज, कॉस्ट्यूम मेकिंग, कॉस्ट्यूम पैरेड और मेकअप ट्रायल, ये कॉस्ट्यूम का सारे हेड्स आप देख लीजिए, अलग अलग डेट में उसको डिवाइड किया हुआ है ताकि किसी में कोई क्लैश ना हो। कोई एक आध दिन अगर मार्केटिंग में आपको देख रहा है एक ही दिन में कर रहा है, इसका मतलब उस दिन का ये प्लान है कि 2 नाटक का एक साथ परचेज किया जाएगा, उस मार्केट में जाना है, उस मार्केट को पहले ही आपका जो बस कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले ही तय कर रखा है कि ये दोनों काम उस दिन होगा। तो उसी हिसाब से डिजाइनर और डायरेक्ट जो भी स्टूडेंट है वो साथ में चलते हैं। उसके बाद आप देखिए सेट एंड हैंड प्रॉप्स का परचेज जो भी करना है, मेकिंग उसका बनाना, सेट मेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन, फिर अल्टीमेटली सेट इंस्टॉलेशन स्पेस में जाके हम लगभग 8 से 10 दिन पहले सेट को कोशिश करते हैं कि तैयार करके रेडी करें, ताकि उसके बाद उसमें जो भी लाइटिंग है, उसके साथ लाइटिंग रिगिंग करना है, पैचिंग करना है, फोकस करना है, उसके लिए टाइम मिले। साउंड इंस्टॉलेशन या वीडियो इंस्टॉलेशन अगर है तो उसको सही समय पे करें, और उसके बाद कलाकार उसमें सही ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें प्रैक्टिस कर पाए उस सेट में। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेट है। और इसके इम्पोर्टेंट डेट के बाद अगर हम जाते हैं तो टेक्निकल रन हर एक का, हमारे यहाँ जैसे 2 डबल कास्ट है तो 2 हम टेक्निकल रन करते हैं, या लगभग हम कोशिश करते हैं कि 2 टेक्निकल रन मिनिमम हो, ताकि जो भी पहले में खामियां हैं तो दूसरे में ना हो, ताकि ऑडियंस तक हम जो ग्रैंड रन तक है वो पूरी तरीके से तैयार हो। तो ये टेक्निकल रन अब 2 दिन 2 टेक्निकल रन, फिर ग्रैंड रिहर्सल रखते हैं। ग्रैंड रिहर्सल के बाद, ग्रैंड रिहर्सल में प्रस्तुति के जितने भी टीम मेंबर्स है सब लोग देखते हैं, अपने अपने हिस्सों को देखते हैं, प्रस्तुति प्रबंधक और प्रबंधन टीम देखते हैं, ताकि ऑडियंस आने तक कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है, उनको कोई मुसीबत का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, या क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना है वो सारे चीज़ें। उसके बाद शो शुरू हो जाता है और तो लगातार कंटिन्यू शो है, और डिपार्टमेंट शो के बाद दूसरे दिन सुबह ही देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें खराब हो तो नहीं हुआ, और उसमें जो भी अभिनेता है अपना अपना प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। नेक्स्ट यही शेड्यूल है जो अभी अपने इम्पोर्टेंट देश देखा, इसको डिटेलिंग में है कि उस डेट में वो कितने समय में क्या कर रहा है, प्रोडक्शन मीटिंग का टाइम क्या है, इसमें टाइम है, ये सारे डिपार्टमेंट को पहले ही दिया जाता है, सभी डिजाइनर्स को पहले दिया जाता है, इस दिन में इस टाइम पे ये सारी चीजें हैं। उसके लिए सही जगह का एक करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, और उसके बाद वो मीटिंग कर हर एक का रिहर्सल का टाइमिंग, ये डिटेल एक टाइमिंग है। तो कुल मिला के इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा प्रस्तुति में जो चैलेंजिंग होता है एकेडमिक इसमें, उसके बाद जो भी समय बचेगा उसमें हम बातचीत करेंगे। जो एकेडमिक प्रोग्राम में जो हम नाटक करते हैं उसका क्या पैमाना है उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होता है। कई नाटक में, कोई नाटक में एक अलग तरह का एक दैनिक देखने वाले नाटक होते हैं, कुछ नाटक में कुछ नया सब्जेक्ट लेकर आते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होता है। जैसे अलग अलग नाटक होता है, तो उसमें कई नाटक ऐसे हैं जिसमें आपको रिक्शा भी चाहिए जो मार्केट में चल रहा है, ऑटो रिक्शा चाहिए, तो इनको नाटक के लिए प्रबंध करना, एक बैंड पार्टी चाहिए। एक बैंड पार्टी अगर बाहर से आपने एक्टर्स को क्योंकि उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि साजो सामान के साथ एक बैंड पार्टी चाहिए। बड़ा मजेदार ये है कि बैंड पार्टी को आपने बुलाया, अब बैंड पार्टी के मालिक ने बोला कि हाँ जाओ, शादी का सीजन है, फिर भी उन्होंने एक टीम बना के भेज दिया। अब आज के शो तो ठीक है, कल के शो में ये बैंड पार्टी के वो फला आदमी आया कि नहीं आया, उनको आने के लिए एक तरह से उनको क्या आप टेक्निक अदा करेंगे जिससे वो कल के शो में भी आए। उनको ऐसा वातावरण यहाँ तैयार करना, उनके लिए इतना एक मतलब अच्छा माहौल, एक उनके अंदर एक ऐसा चीज पैदा करना कि कल के शो में भी आएंगे, अंतिम शो तक वो आएंगे। तो ये एक उनके लिए है। और उसके बाद स्पेशलिस्ट है
जैसे आपके पास कोई ऐसा चीज है जैसे एरियल एक्ट है, उसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल थिएटर में ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन आप फिर खोजते हैं कि कौन एरियल एक्ट कर सकता है। फिर हमें बहुत बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एरियल मतलब एक तरह से रोप और इन सारी चीज़ों का काम है। तो ये हमने थिएटर के लिए ये किया कि रोप का काम है तो ये माउंटेनियरिंग का आदमी कर सकता है। तो हमने खोजा, माउंटेनियरिंग के लोग आए, फिर कुछ इंटरेस्टेड हुए, अरे नाटक में हम कुछ कर सकते हैं। तो उस तरीके से वो जो एरियल एक्ट है तो उनके देख रेख में, ताकि वो सारे सेफ्टी प्रिकॉशन लेके वो कर सकते हैं उनके सहयोगी के साथ, हम वो चीजें करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग विविध तरह के ये आप वीडियो आप देखिए। तो मैं वीडियो के बाद फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अभी जस्ट एक वीडियो है, 3 मिनट का वीडियो है, उसके बाद हम आपसे ये बात कर रहे हैं। ये नहीं खुल रहा है, अच्छा आ गया होगा। ये सही वही चीज, हाँ वही वाला, हाँ जी। वो ऑफिस का बाहर निकल आ रहा है। कभी कभी लगता है वो लड़की ठीक तो नहीं कह रही। पोस्टर को बंद करो। गुनहगार होना आप लोगों का काम नहीं है। Ladies and gentlemen, please cooperate with hijackers. Let us all lose our consciousness.
तो ये रहा एकेडमिक छात्रों का एकेडमिक प्रस्तुतियां हैं जो विद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने किया है। इसमें आपने देखा होगा कि तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत हुई और उसको हर एक प्रोडक्शन बिल्कुल ही अलग अलग है। तो इसीलिए हमेशा एक संसाधन है, सारी चीज़ें हैं, बट बावजूद ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अभी सवाल कुछ करेंगे तो उसके ऊपर जवाब देंगे। तो कुछ सवाल अगर है तो हम उसमें बात करेंगे। ये सवाल है, नमस्कार सर, मेरा मानना है कि यदि रजिस्टर्ड थिएटर ग्रुप अपना परफॉर्मेंस किसी ऑडिटोरियम में, प्राइवेट ऑडिटोरियम में करे तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलनी चाहिए जिससे कि थिएटर को और ग्रुप्स को बढ़ावा मिले। बिल्कुल सही बात है ये। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ जानता हूँ कि कुछ स्टेट ऐसा करते हैं जो एमेचर थिएटर या जो भी थिएटर प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रुप, उनको साल में इतने दिन देते हैं और उनको बुला के कराते हैं। तो मुझे लगता है कुछ कुछ राज्य में है। आप लोग अगर कल्चरल डिपार्टमेंट के जो भी सेक्रेटरी है, निदेशक है, उनसे बात करेंगे तो होगा, ये संभव है। NSD look at indigenous production process in theater. How does it negotiate with idea of region with syllabus including something indigenous theater production process? ये जो सवाल है कि NSD किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस को देखता है और एक्टिंग मेथोडोलॉजी के बारे में, ये एक एकेडमिक, आपने अगर एकेडमिक अमितेश जी ने एक चर्चा की थी, उसको अगर आप दोबारा यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देखें तो शायद उसमें आप ये इसका जवाब मिलेगा। ये मेरा एरिया से थोड़ा बाहर है। सर, मेनली टाइप what type of difficult as a production manager you face during NSD students? डिफिकल्टीज स्टूडेंट के साथ कुछ नहीं है। डिफिकल्टी कहीं भी आप प्रोसेस में जाएंगे तो प्रोसेस में एक अभिनेता के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। एक कैरेक्टर को मिलना भी, एक कैरेक्टर करना भी बहुत डिफिकल्ट है। उसके तक उसके सूत्रों मिलना, उसके सुर मिलना, बेसिकली हम कहते हैं कि उसका सुर मिलना। वैसे ही एक प्रोसेस के दौरान प्रोडक्शन मैनेजर को भी एक सूत्र मिलना, उसका निर्देशक क्या चाह रहे हैं, डिजाइनर क्या चाह रहे हैं, उसका सुर मिलना, और दोनों के सुर अगर मिल जाता है तो फिर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होता है। डिफिकल्टी वहां होता है जहां सुर नहीं मिला, जहां समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने की वजह से, या जैसे आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्शन हैं जो एकेडमिक प्रोसेस के तहत जाते हैं, तो कुछ ऐसे सामान की जरूरत है जो प्रस्तुति में जरूरत नहीं है। तो जब मैं रेपर्टरी रंगमंडल से NSD एकेडमिक्स में आया प्रोडक्शन प्रस्तुति प्रबंधक के रूप में, तब मुझे लगा ये सामान तो नाटक में यूज ही नहीं है, तो इसको क्यों लाए। ये सवाल उस समय का था, बट अब ये समझते हैं कि उसमें लेकिन एक चरित्र को या एक डिजाइनर को डिजाइन करने के लिए उस समय जो चीजें जरूरत है वो उस प्रस्तुति का है, भले ही वो यूज ना हो, बट उस ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। मेनली we are replica. Hi, replica. Village from Assam. What your suggestion to theater group like us? What we will focus? अरे रेप्लिका, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल कोई गवर्नमेंट ग्रांट ना लेके आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। मैं आपको सुना है आपके बारे में। आपने NSD के भी जो भी पास आउट स्टूडेंट है, डिजाइनर है, उनको भी आपने बुलाया है। ये बहुत अच्छा एक आपने कनेक्ट करने की कोशिश किया प्रोफेशनल लोगों के साथ, और आपका अपनी जमीन है और वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। बहुत अच्छा है आपके लिए। आपका क्राइसिस थिएटर में तो रहेगा रहेगा, अंत तक रहेगा, वो रहना अच्छा भी है, लेकिन उसमें आप रास्ता ढूंढे कि कैसे उसको कर सके। इसमें आप शायद मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एक्चुअल फील्ड में आप काम कर रहे हैं, और उसमें जब भी हमें मौका मिलता है या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का या कोई भी कल्चरल एजेंसी को गवर्नमेंट के मदद की जरूर जब कोई भी आता है तो फिर आपको मदद भी करते हैं। तो आप लगिए, अगर पर्सनल लेवल पे हमसे कोई सहयोग चाहिए तो हम जरूर करेंगे, और सबको मिल के करना चाहिए। और थिएटर में क्राइसिस तो रहेगा और रहना भी चाहिए।
और कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं, अभी और थोड़ा सा समय है। मैंने बहुत समय आप लोगों का लिया है, आप लोगों को धन्यवाद। कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एकेडमिक प्रोसेस का एक अलग खासियत है और इसमें एक अलग आनंद मिलता है, क्योंकि नई नई चीज़ों का मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो कल प्रोडक्शन में हुआ था वो इस नए प्रोडक्शन में होगा, ऐसा नहीं है। और नई नई चीज़ों का, इसीलिए आपको मार्केट का और जो क्या हो रहा है, कौन सा कला है वो उनको जानना। एक एक पिस्टल अगर चाहिए उसको चलना नाटक में, तो उसको कैसे ढूंढना, क्योंकि ये सारे फिल्मों में यूज होता है लेकिन नाटक में भी ये सब चीजें यूज होता है। तो उसको कैसे ढूंढना, वो आदमी थिएटर में कैसे काम करेंगे। थिएटर में टाइम टेकिंग है, मतलब आपको एक पिस्टल की गोली को चलाने में 4-5 दिन चाहिए, नाटक में 2 या 3 शॉट में वो हो जाता है। तो इतने दिन उस आदमी को बुलाना, उसका खर्चा, तो उनके साथ कैसे एक कम्युनिकेशन बनाए ताकि वो ये ना कहे कि वो पैसे के ऊपर ही काम करे। बहुत सारे लोग एनएसडी में आके काम करते हैं, बहुत सारे इस तरह के जो एक्सपर्टाइज है वो देते हैं कि हमें अच्छा लगता है एनएसडी में आना, हमें अच्छा लगता है छात्रों के साथ काम करना, तो इसीलिए आते हैं। तो इसीलिए एक व्यवहार प्रस्तुति प्रबंधक का या प्रबंधन टीम का, एक इंस्टीट्यूट का, ये छात्रों का, और तो मैंने कुछ चीज आपको बताया नहीं, जो छात्र डिजाइनर्स है वो जो अंतिम प्रस्तुति डिप्लोमा प्रोडक्शन करते हैं, ये बहुत अहमियत है हमारे लिए, सीखने के लिए है, सभी के लिए सीखने के लिए होता है। उसमें जो जूनियर छात्र हैं उनके लिए भी सीखने के लिए होता है, जो प्रस्तुति टीम है, जो टेक्नीशियन है, उनके लिए भी बहुत सारे चीज सीखने के लिए आता है। जैसे एक कई साल पहले तब कुछ चीजें निकला ही नहीं था, जैसे आपका एक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन करना था एक नाटक में, और प्रोजेक्टर जब बंद होता है तो उसमें भी फिर भी प्रोजेक्टर का जो निशान है वो पड़ा रहता है, तो उसको गायब होना है। उससे पहले तो कई बार ऐसे हाथ से बंद कर दिया, लेकिन उस जगह पे उस दिन कोई पहुंच नहीं सकता है, कोई पहुंच नहीं सकता है, तो उस जगह पे क्या कर सकते हैं कि एक हमारे छात्र ने एक डिवाइस निकाला है, उसने सीडी प्लेयर का वो जो सीडी रोम है उसको निकाल के उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसमें पेपर लगा के उस प्रोजेक्टर के सामने रखा। उसमें हमारे जो साउंड टेक्नोलॉजिस्ट है या सारे ये वीडियो का देखते हैं, उन्होंने बहुत मदद किया और उस मदद से उन्होंने वो तैयार किया और शो के दौरान वो ऑपरेट करते थे और पूरा बंद होता था, तो जब जरूरत है वो आते थे। इस तरह के डिवाइस लोगों ने निकाला है, और थिएटर में इस तरह की चीजें अगर आए और उसको एक टेक्नोलॉजी में आ जाए तब तो क्या बात है। मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो गया और कोई सवाल नहीं है। मैं आप लोगों ने समय दिया, मुझे सुना, और जो भी लोगों ने क्रिएट किया उसको मैंने दिखाया, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी छात्रों को भी धन्यवाद करता हूँ जिनके वजह से सीखने को मौका मिलता है, और गुरुजनों को मैं धन्यवाद करता हूँ जिनसे जो कुछ सीख पाया हूँ। और एक सवाल है, सर, बिकम वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू डू थिएटर मेट्रो सिटीज एज इट हैज become highly commercialized, so how do you look at it? कमर्शियलाइज थिएटर, कमर्शियल भी चलते रहेंगे, क्योंकि आप कमर्शियल को बंद करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका थिएटर सही है उनका थिएटर सही नहीं है। वो एक अलग माध्यम है, आपका एक अलग माध्यम है, आपके लिए चैलेंजिंग है। आपको अगर एक बड़ा प्रोसिनियम थिएटर चाहिए तो उसके लिए आपको साधन जुटाना पड़ेगा और उसको मिलना मुश्किल है। या आप क्रिएटिव आदमी हैं, आप सोच के देखिए। मैं तो समझता हूँ क्रिएटिव आदमी को अगर ऐसा जरूरत है कि चांद चाहिए तो चांद यहाँ आ जाना चाहिए, तो उस तरीके से आप या वो प्रबंधन टीम उस चांद को ले आए यहाँ, उस तरह का एक जोश अंदर अगर हो तो मेरे ख्याल से वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं सपना दिखा सकता हूँ आपको, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। बट आप अगर सोचेंगे कि वो लिमिटेड दायरे में अगर इतना एक्सपेंसिव कुछ नहीं करके आप कुछ अगर सोचे तो आपको कोई रास्ता जरूर मिलेगा। धन्यवाद आप सबको, पुनः धन्यवाद।